आज हम इस वीडियो में आपको 5 अप्रैल 2024 सेशन 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है लेट डी बी दी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 6/3 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z + 1/1 एंड x - 7/4 इक्वल टू y - 9/3 इक्वल टू z - 4/2 फ्रॉम द पॉइंट 7, 8, 9 देन d² + 6 की वैल्यू हमें निकालना है। यानी आपके पास 2 लाइन दिए गए हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस d दिया है। तो पहले हम क्या करें कि 2 लाइन आपके पास हैं, पहले हम दोनों लाइन में पॉइंट ले लेते हैं। मान लें L1 में हम एक पॉइंट लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं लैम्डा, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट P। तो P क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 लैम्डा - 6, ये जाएगा 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा - 1। बिल्कुल सिमिलर एक पॉइंट और हम ले लें L2 में, और इसको हम मान लेते हैं कि मान लें ये इक्वल टू क्या मानते हैं, म्यू मान लेते हैं। तो ये पॉइंट हम Q मान रहे हैं, तो ये Q पॉइंट हो जाएगा आप 4 म्यू + 7। दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 3 म्यू + 9, और ये हो जाएगा 2 म्यू + 4। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइंस। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट और P और Q है दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्साइड हो जाएंगे मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों का x कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट, दोनों का z कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलें कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, इट मीन्स क्या हुआ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर कॉन्साइड। ये दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे। जब ये कॉन्साइड हो जाएगा तो उसको इक्वल कर दें, या दोनों के x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा - 6 इक्वल टू 4 म्यू + 7। ना y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दें तो ये जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू + 9, और z कोऑर्डिनेट इक्वल कर दें तो लैम्डा - 1 इक्वल टू 2 म्यू + 9, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन सॉल्व करें तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा 3 लैम्डा - 4 म्यू इक्वल टू 13। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मिल जाएगा 2 लैम्डा - 3 म्यू इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा लैम्डा - 2 म्यू इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गए, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम लैम्डा और म्यू निकाल लें। तो लैम्डा को भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सिंपली सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पे कर रहे हैं कि 1 × 2 कर दें, और इसको सेपरेट कर दें 2 × 3 से। तो क्या बन जाएगा, ये मिल जाएगा 6 लैम्डा - 8 म्यू इक्वल टू 26, और ये जाएगा 6 लैम्डा - 9 म्यू इक्वल टू 27। सिंपली सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखें ये म्यू इक्वल टू आ गया 1, और जब म्यू इक्वल टू 1 है तो म्यू की वैल्यू हम 2 और 3 में पुट कहीं भी कर दें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। सो लैम्डा इक्वल टू कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 3। अब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम किसी भी पॉइंट में, चाहे हम P में पुट करें या Q में पुट कर दें, तो आपके पास यदि हम इसको P में पुट कर रहे हैं तो P में पुट करेंगे तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा यहाँ पे लैम्डा इक्वल 1, लैम्डा इक्वल हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 6, यानी ये हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, D जो दिया है, D इज़ डिस्टेंस फ्रॉम P, जो हमने निकाला अभी, ये पॉइंट है
3, 6 एंड 2 गिवन पॉइंट क्या दिया है, ये गिवन पॉइंट दिया है R, ये पॉइंट दिया हुआ 7, 8 और 9। तो लगा दे भाई डिस्टेंस यहाँ पे। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकालते हैं D स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 4 नहीं हो जाएगा 7, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर, ये होगा 49। तो यहाँ पे D स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये 69 आ गया। और वैल्यू क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमें निकालना है D स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू। तो D स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ D स्क्वायर प्लस 6 यानी ये हो जाएगा 69 प्लस 6 यानी ये आएगा आपका 75। यानी इसका जो आंसर है ये आंसर 75 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये 75 दिया है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट रेक्टेंगल ABCD ऑफ द साइड 2 and 4 be inscribed in another rectangle PQRS such that the vertices of the rectangle ABCD lie on the side of the rectangle PQRS. Let A and B the side of the rectangle PQRS, then the area is maximum, then A plus B square. तो यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS। मान लें यहाँ पे ये हमने बना लिया, यहाँ पे देखो ये हम मान लेते हैं P, ये हो गया Q, R और S। इसके इनसाइड एक और रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। तो ये मानते हैं A, ये B, ये C और ये D। अब देखें यहाँ पे रेक्टेंगल ABCD लाई ऑन द साइड ऑफ द PQR। लेट A एंड B आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। मान लें भाई PQRS का इसको हम मान लेते हैं, ये जो है ये लेंथ A है और ये लेंथ मान लेते हैं B। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं B है ये। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे, यानी आपको PQ की लेंथ निकालना है। तो PQ लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे यदि हम इस एंगल को यहाँ पे थीटा मान लें, यदि इसको हम थीटा मान लेंगे, और एक चीज़ और देखें यहाँ पे रेक्टेंगल ABCD की लेंथ दिया हुआ है साइड की 2 और 4, यानी हम इसको मान लेते हैं कि 2 है, ये लेंथ 2 मान लेते हैं, ये लेंथ 4 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है AB 4 और ये 2, तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यदि हम ये इसको थीटा मान लें तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये यहाँ से हम ये PB की लेंथ निकाल लें, PB की लेंथ आप निकाल सकते हैं। देखिए ये ट्रायंगल देखें, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल लेते हैं APB। यहाँ पे ये P हो गया आपका 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और ये हमने B को ये हमने माना है इसको थीटा, और यहाँ पे जो AB है ये AB आपका ये A है, ये दिया हुआ 4। तो देखें तो यहाँ से हम निकालें तो PB की लेंथ कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये PB इक्वल टू हो जाएगा, PB इक्वल टू ये कॉस बन जाएगा, हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और यहाँ पे जो AP होगा ये हो जाएगा 4 साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब PB की जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी 4 कॉस थीटा, और यहाँ पे जो AP की लेंथ ही हो जाएगी 4 साइन थीटा। अब बिल्कुल सिमिलर, जब ये एंगल थीटा है यहाँ पे और ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है, मतलब फिर से एंगल थीटा हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देख लें, क्योंकि आपके पास ये साइड पता चल गई है, तो हम ये साइड और निकाल लें विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल PQC। तो देखें यहाँ भी ये ट्रायंगल एक और देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका PQC, यानी ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं B, ये हो गया Q और ये हो गया C। ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये Q हो गया, अच्छा Q90, सॉरी यहाँ पे हम Q ले लेंगे, ये Q हो गया और ये हो गया B।
ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा और ये आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ भी हम लगाएं भाई, यहाँ भी देखें ये अब ये लेंथ देखें तो ये जो आपके पास BC की लेंथ है ये आपके पास BC की लेंथ 2 हो जाएगी, ये लेंथ 2 हो जाएगी। तो यहाँ भी हम साइड निकाल लें, यानी आपका जो BQ होगा BQ इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे BQ इक्वल टू हो गया ये 2 sin थीटा। एक चीज़ ये मिल गई। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम CQ निकाल लें तो ये CQ हो जाएगा CQ इक्वल हो जाएगा 2 sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे CQ हो गया ट्वाइस ऑफ cos थीटा, ये CD हो गया ट्वाइस ऑफ cos थीटा। इसका मतलब ये जो BQ की लेंथ है ये BQ हो गया आपका 2 sin थीटा हो गया, और ये जो CQ है ये हो गया 2 cos थीटा। तो देखें यहाँ पे ये 4, तो यहाँ पे देखें ये PB हो गया 4 cos थीटा और 2 sin थीटा हो गया BQ। यहाँ पे CQ हो गया 2 cos थीटा। तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सिमिलर वे से RC इक्वल टू हो जाएगा ये बन जाएगा 4 sin थीटा। तो टोटल जो लेंथ है PQ, ये P की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखें ये जो PQ लेंथ है ये PQ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे PB प्लस BQ, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये हो जाएगा PQ। और PQ ही हमने क्या माना है, ये लेंथ को A माना हुआ है। और बिल्कुल सिमिलर QR, तो QR को हम ले सकते हैं यहाँ पे देखें QR हो जाएगा QC प्लस RC, ये हो जाएगा QC प्लस CR। तो QC हो जाएगा यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये हो गया QR। और इसी QR को हमने क्या बोला है, B बोला है, यानी ये जो लेंथ है ये इक्वल टू A हो जाएगी और ये इक्वल टू B हो जाएगी। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ, अब यहाँ देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQR, इसका एरिया कितना मान लें, A मान लें। तो एरिया A इक्वल टू हो जाएगा ये A इंटू B, यानी एरिया हो जाएगा A मिल जाएगा आपको 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, एंड B की वैल्यू हो गई 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको पूरा ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 cos थीटा sin थीटा और प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखें 8 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और 8 sin स्क्वायर थीटा मिल करके ये 8 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो जाएगा 1। तो A इक्वल हो जाएगा ये 8 प्लस ये हो गया 20 sin थीटा और cos थीटा। इसको हम और ले सकते हैं यहाँ पे A इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा 10 sin 2 थीटा। तो ये A आपके पास मिल गया इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब हमें निकालना है मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो A मैक्सिमम कब होगा, A मैक्सिमम ओनली व्हेन sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें। तो ये कितना होता है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा, यानी 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा हो गया ये π/4 हो जाएगा। तो जब थीटा इक्वल π/4 होगा तब ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में देखें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इक्वल π/4 में आ गया, लेकिन बोल रहा है PQR इज मैक्सिमम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B स्क्वायर। तो A प्लस B स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें। तो यहाँ पे A प्लस B का स्क्वायर, A कितना है, A यहाँ पे है 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा और B हो गया प्लस 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये 6 मतलब 6 हो जाएगा 6 cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू π/4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 बाहर कर दें और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस
1/√2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी पे हो गया 36 × 2, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 74 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो 74 तो है नहीं, 70, अच्छा ये 72 होगा, ये 36 × 2 होता है 72, तो इसका जो आंसर होगा वो 72 होगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ इंटरसेक्ट द लाइन 3x + 4y = 12। क्या लाइन दिया हुआ है ये 3x + 4y = 12 मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन x और y एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x/4 + y/3 = 1, यानी ये पॉइंट x एक्सिस कट करेगा 4 0 में और y एक्सिस कट करेगा 0 और 3 में। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4 0 और यहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा 0 और 3 में कट करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, 2 लाइन एट P and Q, यहाँ पे 2 लाइन आप इंटरसेक्ट कराएंगे, ओरिजिन से पास हो रही है। तो मान लें एक पॉइंट तो ये मान लें, यहाँ पे ये आपके पास ये पॉइंट P मान लें, एंड Q सच दैट ट्रायंगल OPQ इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल POQ इज 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हम एक कराएँ यहाँ पे तो ये आपके पास ये 90 डिग्री दिया हुआ दिखेंगे। तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट को बोला है Q है, और इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें, मान लो ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो इसके जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगे P के, वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे P का ये होता है, हम मान लें कि ये लेंथ जो है ये लेंथ को हम R मान लेते हैं, O से P का डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ P हो जाएगा R cos थीटा, ये हो जाएगा R sin थीटा। जब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और आप देख रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से पूरा एंगल जो पॉइंट जो Q है OQ जो है ये एंगल हो जाएगा 90 + थीटा। तो ये Q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये लेंथ भी हम इसको हम R ही मानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये लेंथ भी R ही है। तो जो R के कोऑर्डिनेट होंगे ये बन जाएगा R cos 90 + थीटा और R sin 90 + थीटा, और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -R sin थीटा और R cos थीटा। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास P और Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी P के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, P का हो जाएगा R cos थीटा और R sin थीटा, और Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये हो जाएगा -R sin थीटा और R cos थीटा। अब देखना है क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन, माने ये लाइन 3x + 4y = 12 को ये दोनों पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ देखें जो लाइन है यानी P and Q बोथ पॉइंट लाई ऑन द लाइन, कौन सी लाइन में होगा, ये हो जाएगा 3x + 4y = 12 में। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करा दें, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y = 12 को पॉइंट P सेटिस्फाई करा दें, तो ये हो जाएगा R cos थीटा और R sin थीटा। तो ये हो जाएगा 3R cos थीटा + 4R sin थीटा = 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा + 4 sin थीटा = 12/R। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। बिल्कुल सिमिलर हम इसी लाइन में सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट Q को, तो पॉइंट Q को सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ देखें ये हो जाएगा आपका 3x + 4y = 12 को सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट Q से। पॉइंट Q कितना दिया है, -R sin थीटा और ये दिया है R cos थीटा। सेटिस्फाई कराएं तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिमिलर वे में हम करते हैं इसको, तो -3 sin थीटा + 4 cos थीटा =
ये हो जाएगा 12/r। अब दोनों को हम देखें, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो हम दोनों के इक्वेट कर सकते हैं, या फिर दोनों के इक्वेट करने के बजाय हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें लाना क्या है, हमें लाना है OP² प्लस PQ² प्लस QR²। तो OP² मतलब हमें ये लेंथ निकालना है, OP की लेंथ ये भी R है, ये भी हमें R निकालना है। तो R निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर, दोनों इक्वेशनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम 1² प्लस 2² कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस -3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 12/r² प्लस 12/r²। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा 9 cos² थीटा प्लस 16 sin² थीटा प्लस ये हो जाएगा 24 sin थीटा cos थीटा, बिल्कुल सिमिलर, प्लस 9 sin² थीटा प्लस 16 cos² थीटा माइनस 24 sin थीटा cos थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 144/r²। अब यदि यहाँ पे सॉल्व करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 9 cos² थीटा और ये 16 cos² थीटा बन गया 24, और यहाँ भी देखा 16 cos sin² थीटा 9 sin² थीटा मिल गया 25, यानी ये 25 ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दैट इज़ 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों तो टर्म कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू ये हो गया ट्वाइस ऑफ 144/r²। तो यहाँ पे हम r निकाल लें तो यहाँ पे डायरेक्ट ये तो 1 हो गया, यानी r² इक्वल टू हो गया ये 2 × 144/25, यानी यहाँ पे r की वैल्यू मिल जाएगी √2 × 12/5। ये वैल्यू r की हमको मिल गई। इसका मतलब है कि हमारे पास OP इक्वल टू OQ इक्वल टू R दिया है, और R कितना है, ये R इक्वल टू है √2 और 12/5। तो ये मिल गया OP और OQ। अब हमें निकालना है यहाँ PQ की वैल्यू। तो PQ की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास L निकालना है। L इक्वल टू क्या दिया है, ये OP² प्लस OQ² प्लस PQ²। तो ये OP² OQ² इक्वल है, तो हम इसको अभी R ही लेते हैं यहाँ पे। तो R² प्लस R² प्लस ये हो जाएगा आपका PQ, यानी हो जाएगा R² cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस R² sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए इसको, ये भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R² प्लस R² प्लस यहाँ पे भी हम R² कॉमन ले लें। तो देखिए यहाँ पे cos² sin² हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1, और बाकी sin थीटा cos थीटा ट्वाइस और भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी टोटल इक्वल टू ये हो जाएगा L इक्वल टू 4R², यानी L इक्वल टू 4। R² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R की वैल्यू है, R² लिख सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 144/25। ये आपको L की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1152/25, और ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 46.08। और यहाँ पे पूछा है बॉक्स ऑफ L, तो बॉक्स ऑफ L मतलब हो गया बॉक्स ऑफ 46.08। तो इसकी बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 46 आएगी। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 46 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 होगा 46। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 2y इक्वल टू sin 2x, y 0 3/4 गिवन है, y π/8 निकालना है। तो सिंपल ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो इसका पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा
ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, और पी कितना है यहाँ पे, P2 है, यानी ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स, यानी ये हो गया E2x हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2x, E2x। अब इसका सोल्यूशन निकाल लें। इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा ये y इंटू E2x इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना दिया है, q दिया है साइन 2x इंटू E2x dx और प्लस c। अब ये इसको हमें बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो बाई पार्ट्स करने के लिए अब देखें इसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप याद रख लोगे तो आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन इजी पड़ जाएंगे। इसका फॉर्म होता है, इसमें दो फॉर्म होते हैं, EAX इंटू साइन BX dx। इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट EAX अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड A साइन BX माइनस B कॉस BX और प्लस C, एक ये होता है। और इसका दूसरा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यदि यहाँ पे EAX साइन को प्लेस में यदि कॉस हो जाए तो कॉस BX dx, तो ये भी हो जाता है EAX अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस वन A कॉस BX, और यहाँ हो जाएगा प्लस B साइन BX प्लस C। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका इस टाइप के इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो डबल बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। उससे आपका क्वेश्चन, आपका टाइम भी लेंथी जाएगा, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू E2x इक्वल टू, हो जाएगा E2x अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब ये दोनों हो जाएंगे 2 तो हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 2x और माइनस 2 कॉस 2x और प्लस c। अब देखें यहाँ पे गिवन क्या है, अब हमारे पास दिया हुआ है y0 इक्वल टू दिया 3/4, यानी हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3/4 यहाँ पे पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हम E0 1 हो जाएगा, y मतलब ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/8 और ये होगा 0 माइनस 2 और प्लस c, यानी हो जाएगा ये 3/4 इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस c, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो c इक्वल टू हो जाएगा 1। जब c 1 हो गया तो आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या बन जाएगा, y इंटू E2x इक्वल टू E2x बाई 8 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x और ये हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू हमको निकालना है π/8 का, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू π/8 पुट कर दें। यदि हम x इक्वल π/8 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y फंक्शन, y x का फंक्शन है तो ये हो जाएगा y π/8 इंटू ई, ये π/4 हो जाएगा इक्वल टू ई π/4/8, यहाँ हो जाएगा 2 साइन π/4 माइनस 2 कॉस π/4 और ये प्लस 1। और देखें 2 साइन π/4 कॉस वाले दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास y π/8 इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा 0 हो गया तो यह गया 1 इंटू ई माइनस π/4 हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे y π/4 इक्वल टू ई माइनस π/8। तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा, e की पावर माइनस π/8 आएगा। देखें यहाँ पे e की पावर माइनस π/8 मतलब e की पावर माइनस π/8 मतलब ये आंसर आएगा इसका, e माइनस π/8 माइनस π/4
माइनस पावर बाई 4 है भाई। ये यहाँ पे e की पावर ये माइनस ई पावर बाई 4 ये आया 2 आया, मतलब 4 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x माइनस 2 बाई पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 पावर बाई 2 देन वी हैव गिवन 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एफ इज इंक्रीजिंग 0 पावर बाई 2 में और एफ डैश इज डिक्रीजिंग ऑन 0 पावर बाई 2। तो कौन सा स्टेटमेंट 2 है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स, पहले ये चेक करें। तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले इसको बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स होगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, 3x का हो जाएगा प्लस 3 माइनस ये हो गया 2 अपॉन पाई, ये हो गया 2x प्लस 1। अब यहाँ देखें x जो दिया हुआ है वो 0 पावर बाई 2 में चेक करना है, तो cos x तो 0 पावर बाई 2 में पॉजिटिव होता है, मतलब ये तो पूरा देखें 3 + 1 ये 4 हो गया माइनस 2 अपॉन पाई और 2x माइनस 1, यानी कितना भी आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बोल रहा है 0 से पावर बाई 2 में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखें दूसरा स्टेटमेंट, देखें यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, यानी एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, तो हम एफ डैश एक्स को फंक्शन मान के करते हैं। यहाँ पे एफ डैश एक्स को हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स, और ये एफ डैश एक्स कितना दिया है, ये दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस 3 माइनस 2 अपॉन पाई 2x प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और ये 3 का 0 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन पाई और ये हो जाएगा इंटू 2, 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जी डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस साइन एक्स माइनस ये देखो 4 अपॉन पाई आ रहा है, यानी ये भी नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है, तो मतलब ये हो गया कि माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 4 अपॉन पाई, ये तो नेगेटिव ही होगा भाई, क्योंकि ये भी कहाँ पे x बिलोंग्स टू दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 में, तो ये पूरा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स इज़ डिक्रीजिंग आ गया, तो जी एक्स क्या है, और जी एक्स आपके पास एफ डैश एक्स है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 जो है ये भी आपका डिक्रीज आ रहा है, जो स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ये भी क्या हो गया, 2 हो गया, यानी आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो 2 आ गए। तो देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओनली 1 ओनली 2, ये देखें बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी फिफ्थ का आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन 11x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू -5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 3 एंड 8x माइनस 19y माइनस 39z इक्वल टू म्यू हैज़ इन्फानेटली मैनी सोल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू, यानी हमें लैम्डा और म्यू निकालना है जब ये इन्फानेटली मैनी सोल्यूशन देता है। तो हमको मालूम भाई इन्फानेटली मैनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर इन्फानेटली मैनी सोल्यूशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल इक्वल टू 0 होता है। डेल यानी कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x y z ले करके उसको हमें 0 करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 1 ऑफ डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी एक डेल 1 का मतलब होता है कि आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे
जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे ये कांस्टेंट टर्म से। डेल 2 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ वाई को रिप्लेस करेंगे हम कांस्टेंट टर्म से, और डेल 3 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ जेड रिप्लेस होगा ये कांस्टेंट टर्म से। तो और इसको सॉल्व करके हम कोई भी एक को जीरो कर दें। तो देखिए पहले हम डेल को जीरो करते हैं। अब यदि हम डेल इक्वल टू जीरो करते हैं यहाँ पे, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बना ली डेटा में बना लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई जेड ले करके, तो ये हो जाएगा 11 1 और लेमडा, दूसरा जाएगा 2 3 5 और 8 -19 और -39, ये हम इक्वल टू कर दें 0। अब ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 11, ये जाएगा -117 प्लस 95 -1 -78 -40 और प्लस लेमडा हो जाएगा -38 और -24 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा 11, ये जाएगा -22 -1 -118 माइनस ये हो जाएगा 62 लेमडा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप क्या जाएगा, ये टोटल हो गया 62 लेमडा इक्वल टू 118 यहाँ जा कर के, और ये जाएगा -242। तो यहाँ पे 62 लेमडा इक्वल टू आएगा -124 और लेमडा हो जाएगा ये -124/62, यानी ये आ रहा है -2। तो लेमडा इक्वल कितना आ गया -2। भाई एक वैल्यू तो मिल गई आपको लेमडा की। अब हमें म्यू निकालना है। तो म्यू देखें, म्यू आप देख रहे हैं कि म्यू जो है वो हमें मिल रहा है, ये देखो इसमें कांस्टेंट टर्म में दिया है। तो हम कुछ भी एक निकाल लें, चाहे डेल 1 निकाल लें, चाहे डेल 2 निकाल लें, चाहे डेल 3 निकाल लें, तीनों से हमें म्यू मिल सकता है। तो हम यहाँ पे डेल 1 ही निकालते हैं। तो डेल 1 कितना हो जाएगा, ये आपका डेल 1 इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो -5 3 और ये हो जाएगा म्यू। यहाँ एसिड रहेगा 1 3 और -19, ये हो जाएगा -2 5 और -39। इसको भी हम 0 कर दें, इसको भी सॉल्व कर लें तो ये जाएगा -5 -117 प्लस 95 -1 -117 -5 म्यू और -2, ये हो जाएगा 57 -3 म्यू, ये इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 और ये होगा -22 प्लस 117 प्लस 5 म्यू, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस आएगा ये, तो ये जाएगा प्लस 114 और ये प्लस 6 म्यू इक्वल टू 0। तो ये दोनों म्यू को हम ऐड कर दें, पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11 म्यू इक्वल टू -110 -231। तो 11 म्यू इक्वल टू आ गया -341 और यहाँ पे म्यू इक्वल टू आ जाएगा -31 आ जाएगा। तो देखें भाई म्यू आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें म्यू भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, तो वैल्यू निकालना है लैम्डा रेज़ टू पावर 4 माइनस म्यू की। तो लैम्डा वैल्यू आएगी -2 की पावर 4 और माइनस और -31, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 31, मतलब ये हो गया 47। तो इसका जो आंसर है ये 47 आना चाहिए। देखें ये 47 आ रहा है, मतलब थर्ड का जो आंसर है वो 6 का आंसर जो है वो थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 and b equal to 2 4 5 7 8 10 12, then the total number of 1 map f such that a to b such that f1 plus f3 equal to 14। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है।
यानी 1-1 करस्पॉन्डेंस आपको करना है एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए और सेट ऑफ बी में। यानी यहाँ पे हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ सेट ए और एक दिया हुआ सेट बी। सेट ए का एलिमेंट यहाँ पे ए है और ये एलिमेंट बी है। यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं 1, 3, 7, 9 और ये 11। यहाँ पे दिए हुए हैं 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 12। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको 1-1 करस्पॉन्डेंस करना है, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए और ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि F1 और F3 यानी 1 और 3 दोनों का जो जिससे वो कनेक्ट होगा, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे F1 और F3 को 14 होने के लिए मतलब यदि हम एक कंडीशन बनाएं कि F1 इक्वल टू, तो F1 किससे कनेक्ट हो जाए, F1 जैसे 2 से कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, और F3 जो है वो किससे होगा फिर 12, तभी ये 14 होगा। तो ये केस बनेगा इस टाइप से एक केस। ऐसे कितने केस बनेंगे, तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटीज़ निकालें कि यहाँ पे कर लें भाई F1 प्लस F3 ये इक्वल टू आना चाहिए 14 आना चाहिए, इक्वल टू 14 आना चाहिए। यदि यहाँ पे हम केस बनाएं तो भाई F1 F3 आपस में चेंज कर सकते हैं कि यदि यहाँ पे हम केस बनाएं कि भाई यदि यहाँ पे हम 2 ले लें, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है F1 इक्वल 2, तो F3 हमें 12 लेना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि भाई F1 हम 12 ले लें तो यहाँ पे 2, तो भी ये इक्वल टू देखो 14 मिलेगा, ये भी 14 मिलेगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा केस देखें, ये दूसरा केस जो दिख रहा है ये 4 और 10 भी हो सकता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे हम 4 कर दें तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा तभी ये 14 होगा, या फिर ये 10 और ये 4 करना पड़ेगा तभी ये 14 होगा। तो ये केस हमें लेके चलना पड़ेगा। यदि हम ये स्पेशल केस लेके चल रहे हैं, हमने लेके चल रहे हैं कि भाई F1 इक्वल टू हमने 2 लिया और F3 इक्वल 12 लिया, तो बाकी जो एलिमेंट अब आपको 1-1 करस्पॉन्डेंस करना है। तो इस केस में आप देखें कि ये जो 7 वो हमें कनेक्ट करना है, तो 7 कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट बच रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट बच रहे हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि नाउ फॉर 7 को हमें 1-1 मैप कराने के लिए टोटल कितने बेस बनेंगे, 5 बेस बनेंगे। यदि अब टोटल 6 के लिए यदि हम मान लो 7 को हमने 5 से कनेक्ट कर दिया, ये देखो हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो अब यदि हमें 9 कनेक्ट करना है तो 9 के लिए कितने वे बने, अब 9 के लिए कितने बचेंगे, 1, 2, 3, 4। तो फॉर 9 के लिए हमको कितने बचेंगे, फिर 4 वेस बचेंगे। यानी मान लो बात हमने 9 को भी कनेक्ट कर दिया, 8 से कनेक्ट कर दिया। अब तो 9 को टोटल 9 को हम टोटल 4 वेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब 11 के लिए देखें, 11 के लिए कितने बचे, आप 1, 2 और 3 बचे। यानी फॉर 11 यहाँ बच गए आपके पास 3 वेस बच गए, ये 3 वेस कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये एलिमेंट के लिए टोटल जो नंबर ऑफ वेस आपके पास आ रहा है, यदि हम F1 और F3 का सम 14 लेने के बाद रेस्ट ऑफ 3 एलिमेंट 7, 9 और 11 को यदि हम मैप करें, 1-1 करस्पॉन्डेंस करें, तो टोटल जो नंबर ऑफ वेस हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5 × 4 × 3। इसका मतलब ये टोटल 60 वेस हमारे पास मिल रहे हैं जिससे हम मैप कर सकते हैं। तो ये तो एक केस के लिए हुआ, ये तो 2 और 12 के लिए हमने यहाँ पे 2 और 12 के लिए लिया। बिल्कुल सिमिलर आप 12 2 कर सकते हैं, 4 10 कर सकते हैं, 10 और 4 कर सकते हैं। तो उसके लिए तो टोटल हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल ये कितने नंबर से अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर F1 प्लस F3 इक्वल टू 14, ये पाने के लिए कितने हैं, टोटल इक्वल टू 4 है। और हमारे पास टोटल बेस कितने, 60। तो टोटल जो नंबर ऑफ मैप करेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप, ये हो जाएगा 60 × 4 यानी 240।
टोटल 240 वेज बनेंगे, जिससे ये ए और बी एक 1-1 करस्पॉन्डेंस बन सकता है जब F1 + F3 = 14 हो जाए। तो आंसर इसका सेवन करता आंसर आएगा 4 आएगा। इफ़ द फंक्शन f(x) = sin 3x + alpha sin x - beta cos 3x upon x³ for x belongs to R is continuous at x = 0, then f0 is equal to, यानी लिमिट एडजस्ट कर रही है, कंटिन्यूस दिया हुआ है तो f0 हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x + alpha sin x - beta cos 3x upon x³। और ये देखें 0/0 फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन अप्लाई कर दें, उससे बेटर हो जाएगा। तो हमको sin x का एक्सपेंशन मालूम है क्या होता है, sin x = इसका एक्सपेंशन होगा x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 अप टू इन्फिनिटी। और cos x यूज भी हो रहा तो cos x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक्सपेंशन को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे साइन क्या दिया, 3x दिया है, यानी x को हम 3x से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 3x, मतलब ये होगा 3x - 3x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। वहीं तक एक्सपेंड करें जहाँ तक डिनोमिनेटर की पावर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे 3 तक ही एक्सपेंड करें, तो अब 2 ये इन्फिनिटी जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा साइन x, ये हो जाएगा आपका x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी और माइनस बीटा। अभी cos 3x दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 - 3x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। और ये डिवाइडिंग बाई पूरा क्या दिया हुआ है, डिवाइडिंग बाई दिया हुआ है x³। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर है कि इसको पहले हम x की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये पहले तो कांस्टेंट टर्म माइनस बीटा आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा पहले माइनस बीटा। फिर देखें कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है तो प्लस, यहाँ पे हम कोफिशिएंट x देखें तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ से आएगा प्लस अल्फ़ा। फिर ये x² देख लें यहाँ पे तो x² करेंगे तो x² बस यहाँ पास है तो जाएगा 9, 3² 9 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 9 बीटा/2 और फिर x³ तो x³ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3³/3 फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा -27/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस अप टू इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाय x³। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे हम अब इसमें लिमिट एडजस्ट कर रहा है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, यानी तभी एडजस्ट करेगा ये जब जो न्यूमरेटर की पावर है x³ की पावर है वो इक्वेट करेंगे और बाकी जो x³ से छोटी पावर, जैसे ये आपके पास टर्म है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, सबको हमको 0 करना पड़ेगा तभी ये लिमिट एडजस्ट करेगी। तो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट वी हैव टू मेक इट कांस्टेंट टर्म एज 0 मीन्स माइनस बीटा इक्वल 0, कोफिशिएंट ऑफ x ऑल्सो मेक 0, 3 + अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² 9 बीटा/2 को हम 0 कर दें और जो कोफिशिएंट ऑफ x³ होगा वो इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब ये हो जाएगा -27/3 फैक्टोरियल माइनस अल्फ़ा/3 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ, यही वैल्यू f0 कहलाएगी और यही आपको पूछा हुआ है ये f0 वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखें यहाँ पे बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 और अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -3। तो ये अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे मिल गए
यहाँ वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो f0 इक्वल टू -27/3 पे 12 मतलब ये हो गया 6 माइनस अल्फ़ा ये हो जाएगा -3 अपॉन ये हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये f0 इक्वल टू -27 और ये हो जाएगा +3/6 यानी ये हो जाएगा -24/6 यानी वैल्यू जाएगी -4। तो यहाँ पे f0 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 आ जाएगी, -4 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा -4 यानी 8 का आंसर कितना होगा, -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9th, द इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 136 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए ये आपके पास फॉर्म है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आपके पास दिया हुआ है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्म होता है न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना दिया है, ये है 136 sin x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर मतलब ये हो गया a 3 sin x, यहाँ पे a और b दोनों कांस्टेंट हैं जो हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे, 5 cos x और प्लस b dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 5 cos x। अब यहाँ पे इक्वेट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 136 sin x इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे a 3 sin x प्लस 5 cos x प्लस b, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 3 sin x का हो जाएगा यहाँ पे 3 cos x माइनस 5 cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो हो जाएगा -5 sin x हो गया। अब यहाँ पे साइन cos को अरेंज कर लें तो 136 sin x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ sin x और cos x को अरेंज करते हैं, तो sin x यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस हो जाएगा 5b और cos x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 3b। अब यहाँ पे इक्वेट कर दें कोफिशिएंट ऑफ sin x को कोफिशिएंट ऑफ sin x से और कोफिशिएंट ऑफ cos x को कोफिशिएंट ऑफ cos x से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ sin x इक्वेट करेंगे दोनों साइड, तो 3a माइनस 5b इक्वल टू हो जाएगा 136 और 5a माइनस 3b प्लस 3b ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 और 2 से हम a और b निकालेंगे, तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 5a तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा ये -5a/3। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 3a माइनस 5b ये हो जाएगा -5a/3 इक्वल टू 136। इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा 3a माइनस ये हो जाएगा प्लस 25a/3 इक्वल टू 136। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 25 हो जाएगा 34a इक्वल टू हो जाएगा ये 136 इंटू 3, तो यहाँ से a मिल जाएगा 136 इंटू 3/34। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा 12। तो जब a 12 आएगा तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो सो इक्वेशन b आपके पास वैल्यू ऑफ b कितनी मिल गई है -5/3 इंटू 12 यानी यहाँ से b इक्वल टू मिल गया -20। ये a और b की वैल्यू मिल गई। इस a और b की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, इस यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में इसमें हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा इंटीग्रल का। तो यहाँ देखेंगे तो i इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे ये i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू 0 to π/4 12 3 sin x प्लस 5 cos x अपॉन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, तो
तो हो जाएगा 3 sin x प्लस 5 cos x और ये हो गया dx। और b की वैल्यू है तो हो जाएगा प्लस 0 से π/4, ये हो जाएगा -20, 3 cos x माइनस 5 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x और ये हो जाएगा इसका dx। तो देखिए यहाँ तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। या डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू ये 1 यानी 12 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसमें लग जाएगी लिमिट 0 से π/4। ये वाला पार्ट हो गया। अब ये दूसरा पार्ट इंटीग्रल का है, इसमें हम देखें इसका डेरिवेटिव दिया है, यानी यहाँ पे हम 3 sin x प्लस 5 cos x को यदि हम t मान लें तो दे इसको डेरिवेटिव दिया हुआ है। ये हो जाएगा 3 cos x माइनस 5 sin x, ये हो जाएगा आपका -5 cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो 5 sin x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व करें इसको तो ये तो हो गया डायरेक्टली 12, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली लिखते हैं i इक्वल टू 12, ये हो जाएगा π/4 और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस ये -20 बाहर कर दें और ये हो जाएगा dt अपॉन t और लिमिट हम ऐसी रहने देते हैं, मतलब ये x की लिमिट है, x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू π/4 है, यानी log बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई माइनस 20 और ये हो जाएगा log t। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin x प्लस 5 cos x और यहाँ पर लगाएंगे लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 पाई माइनस 20, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा log π/4 पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पे log 3 sin π/4 हो जाएगा 1/√2, मतलब हो जाएगा 3/√2, फिर cos पुट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5/√2 अपर लिमिट माइनस लोअर कर देते हैं तो हो जाएगा log sin 0 0 और cos 0 जाएगा 1, यानी हो जाएगा ये 5। इसको तो ये हो गया इक्वल टू 3 पाई माइनस 20, तो ये जाएगा log 5 प्लस 8 हो जाएगा 8/√2, इसका मतलब ये हो गया 4√2 हो गया, 4√2 माइनस ये हो गया log 5। इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो ये हो गया 3 पाई माइनस 20 log ये हो गया 4√2 और माइनस हो गया प्लस 20 log 5। इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे तो ये बना 3 पाई माइनस 20 और हम इसको ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 पावर 5/2, तो 5/2 सामने आएगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5/2, ये हो जाएगा log 2 और प्लस 20 log 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी यहाँ मिल जाएगा 3 पाई माइनस 50 log 2 प्लस 20 log 5। अब हम गिवन इससे कंपेयर करते हैं, यानी आपके पास आउटपुट ये मिल रहा है। अब इसको आप देखें, आपके पास ऑप्शन आप चेक करें यहाँ पे तो 3 पाई माइनस 50 और ये तो देखें ऑप्शन आपका दिख रहा है ये 3 पाई माइनस 50 log 2 प्लस 20 log 5, यानी 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर 1 होगा। Coefficient ABC in the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 are chosen from the set 1 2 3 4 5 6 7 8. The probability of this equation having repeated root, यानी आपके पास कोफिशिएंट ABC आपको फाइंड करना है और वो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं 1 to 8, यानी आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स रियल हैं और हमें ABC चूज़ करना है, ABC फ्रॉम 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए को कोई भी 8 में से एक पुटअप कर सकते हैं, बी के प्लेस में कोई भी 8 में से एक पुटअप कर सकते हैं और सी में भी कोई भी 8 में से एक पुटअप कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो सैम्पल स्पेस होगा ये हो जाएगा 8 × 8 × 8, ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसका निकालना रिपीटेड रूट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिपीटेड रूट क्या होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, यानी फॉर रिपीटेड रूट d मस्ट बी इक्वल टू 0। तो d होता है b² - 4ac, यानी हो जाएगा आपका b² - 4ac इक्वल टू 0। और यहाँ पे b स्मॉल है तो हो जाएगा b² - 4ac इक्वल टू 0। तो हमें निकालनी है वैल्यू फॉर b² इक्वल टू 4ac। अब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से हमको चूज़ करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो b² इक्वल टू 4ac हो जाए। तो यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम b लेते हैं पहले, b, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लेंगे a और यहाँ पे हम लेंगे c। तो देखिए यदि b इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं क्योंकि हमें चूज़ करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से। यदि हम b इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 1 इक्वल टू 4 तो ये कभी पॉसिबल होगा नहीं, यानी परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे हम 2 लेके चलें। यदि हम b इक्वल टू लेके चल रहे हैं 2, तो b² हो जाएगा 4। तो 4 इक्वल टू 4 तभी होगा जब a और c की वैल्यू दोनों क्या हो जाए, ये 1, 1 हो जाए। पहला केस ये बन सकता है। दूसरा, यदि हम b इक्वल टू 2 ले लें तो 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे यदि हम 4 लेंगे, 3 तो ले नहीं सकते, 3² 9 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे 4 ले लें, यानी b² हो जाएगा 16। और 16 होने के लिए यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 4 × 2 8 × 2 हो जाएगा 16। एक तो ये 2 2 हो सकता है। दूसरा यदि हम देखें यहाँ पे कि यदि हम 4 ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 4 और 1, या फिर आप यहाँ पे 4 इसको हम इंटरचेंज कर दें 1 और 4। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। b² इक्वल टू 4ac के लिए ये केस बन सकता है 4, 4, 1, 4, 1 और 4। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे हम 5 करेंगे तो 25 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 6 लेके चलें 36 आएगा। यदि यहाँ पे हम 30 यानी 6 लेके चलें तो 36 हो गया। तो 36 और यहाँ पे तो ये 9 × 4 36 होता है। तो हमें यहाँ पे दोनों में यहाँ पे 3 3 लेना पड़ेगा। एक केस ये भी बन जाएगा आपका, 6 3 3 हो जाएगा। 7 ले नहीं सकते, 7 करेंगे 49 होगा, 8 ले सकते हैं तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम 8 ले लिए तो ये 64 हो गया। तो 64 के लिए आपको यहाँ पे 4 × 8 × 2 ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8 2। यहाँ पे हम कर दें 8 2 कर दें, या फिर इसको हम 2 और 8 कर दें। ये केस बन सकता है भाई 8 का। और देखें, और एक और केस बन सकता है। यदि यहाँ पे हम 8 ले रहे हैं तो ये दोनों को हम 4 और 4 भी कर सकते हैं। तो देखें टोटल केस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी टोटल आपके पास 8 केसेस बनेंगे जब ये b² इक्वल टू 4ac होगा। ये b की वैल्यूज़ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें a और c भी पुट करना पड़ेगा, यानी टोटल जो नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ़ केसेस बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, इसको हम n ही बोलते हैं। तो ये टोटल हो गए 8। अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग रिपीटेड रूट। तो यहाँ पे आपके पास की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा ये NE/NS, यानी ये हो जाएगा 8/8 × 8 × 8। तो कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे 164 हो जाएगा आपका टोटल। जो इसका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 164 आएगा। ओके, थैंक यू।